जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। तो देखिए इसमें हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कई सारे इसमें सवाल हैं, तो ये अभी मैंने फर्स्ट वाला लिखा है, ऐसे ऐसे करके हम एक एक को सबको सॉल्व करेंगे। इसमें इसने कहा कि कौन कौन से जो जोड़े हैं वो समरूप हैं। जैसे ये दोनों जोड़े हैं, इसमें ये समरूप है कि नहीं, मुझे तो ये बताना है। उसके बाद अगर वो समरूप है तो किस कसौटी का तुमने प्रयोग किया और ये समरूप सिद्ध कर दिया, ये भी तुम्हें बताना है कि कौन सी कसौटी लगा के तुमने इसे समरूप कर दिया। ठीक, तो दो चीजें यहाँ पर मिल गई। एक तो हमें ये बताना है कि कौन से समरूप हैं, दूसरा हमें ये बताना है कि किस वजह से समरूप हैं, तीसरा चीज कि इसे सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सांकेतिक रूप हम पहले समझ लेते हैं कि समरूप का सांकेतिक क्या होता है। तो आप कहेंगे जैसे ये मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज हमारा है एबीसी। अगर एबीसी के हमें लिखना हो कि एबीसी के समरूप है पीक्यूआर, तो हम एबीसी लिखेंगे और यहाँ पर पीक्यूआर लिख देंगे। अब हम कैसे समरूप का संकेत कैसे होता है, तो हम कहेंगे ये होता है समरूप का संकेत, यानी कि एबीसी के समरूप है पीक्यूआर या फिर पीक्यूआर और एबीसी आपस में समरूप है। इससे पहले आप क्लास 9th में पढ़े थे जिसे सर्वांगसम कहते हैं। तो आप कहेंगे सर्वांगसम का संकेत क्या होता है, तो आपने देखा होगा सर्वांगसम का संकेत इस तरह होता है, ये होता है सर्वांगसम और ये होता है समरूप। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समरूप का संकेत ऐसा होता है, सर्वांगसम का ऐसा होता है। तो इस क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस क्लास 10th में हम पढ़ेंगे समरूप। समरूप का संकेत हम पढ़ेंगे जो कि हमें इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको आगे इस सवाल में समझ लेते हैं। देखिए इसमें हमें यहाँ पर क्या कहा गया कि ये जो समरूप होने की आपको मैंने कंडीशन 6.1 में बताई थी कि क्या कंडीशन होती है। पहली बात तो मैंने ये बताई कि जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है वो समरूप होता है, जो कि आप 9th में पढ़े थे सर्वांगसम। मान लीजिए आपने 9th में नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट 10th में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही से 9th में नहीं पढ़ पाए या फिर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये समझ में आएगा। बस आपको कैसे समझ में आएगा, आपको यह ध्यान रखना है कि समरूप का चिन्ह कैसा होता है और क्या क्या कंडीशन होती है। तो अभी मैंने एक बात पॉइंट बताई कि जो सर्वांगसम होगा वो समरूप होगा। अब मान लीजिए आपको सर्वांगसम नहीं आता तो भी मैं इसमें कंडीशन बता रहा हूं। एक तो इसमें हमें 3 चीजें ढूंढनी होगी, कोई ऐसी 3 चीजें जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। और एक चीज इसकी और खास कंडीशन है, समरूप की खास कंडीशन, ये आप कॉपी में अभी लिख लीजिए कि इसके जो कोण हैं वो कोण बराबर होने चाहिए, सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे 80 ये है तो यहाँ भी 80 होना चाहिए कोई कोण, 60 ये है तो कोई 60 भी होना चाहिए, 40 ये है तो कोई 40 भी होना चाहिए। पहली चीज तो ये, इसके सभी कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। दूसरी चीज, या फिर सभी कोण ना बराबर हो तो जो कोण बराबर हो उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। अब आपको ये बात समझ में थोड़ा नहीं आई होगी। देखिए संगत भुजा का कोण कैसे होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 त्रिभुज ले लिया। एक त्रिभुज मैंने कहा ये 60 डिग्री का है, बाकी कोणों का कोई दिक्कत नहीं, और मैंने कहा इसमें यहाँ 60 डिग्री का है, ये वाला 60 डिग्री इसमें ऊपर है और इसमें यहाँ है। मैं कह दूं ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर। मैं कह दूं कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका 60 डिग्री तो यहां है और इसका 60 डिग्री तो ऊपर है। अब यहां हमें क्या दिक्कत हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि भाई 60 और 60 इधर उधर हो गया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें हमें यह देखना है कि 60 की जो संगत भुजा है वो कौन सी है। तो संगत भुजा ध्यान रखिए, 60 से जो संगत भुजा निकल रही है 60 की, एक तो ये भुजा निकल रही है, इससे बन रहा है 60, एक तो 60 से ये भुजा, इन्हीं दोनों भुजाओं से मिलकर ये आपका 60 डिग्री बना। अब जो संगत भुजा है उसका जो अनुपात है वो इसकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कौन सी 2 भुजा मिलके 60 बना रहे, तो एक ये भुजा मिलके 60 बना रहे हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, 60 डिग्री। इसी को तो मैंने खिला के यहाँ मोटा कर दिया है, देखो ये वाला, कि आपको अच्छे से समझ में आए।
देखिए ये भुजा और ये भुजा मिलके 60 डिग्री बना रहे, इसमें भी ये और ये भुजा मिलके 60 डिग्री बना रहे। अब जो भुजा मिलके 60 डिग्री बना रहे, हम उनका अनुपात देखेंगे। अगर उनका अनुपात बराबर आए तो ये क्या है, समरूप है। देखिए जो 60 डिग्री बना रहे, एक ये भुजा 2 है, इसमें जो 60 डिग्री बना रहे, एक ये भुजा क्या है, 4 है। अब देखिए ये जो 60 डिग्री बना रहे, इसमें एक भुजा 5 है, और जो इधर 60 डिग्री बना रहे उसमें एक भुजा क्या है, 10। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। अब देखो अब क्या हुआ, इस भुजा का अनुपात क्या हुआ, बराबर आया, दोनों का 1/2 आ गया। इसका मतलब ये समरूप है। मान लीजिए यहाँ पर 10 नहीं होके यहाँ पर 3 होता। अब देखो 2/4 हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। 5/3 हो गया, अब 1/2 हुआ, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। लेकिन क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो ये समरूप भी नहीं है। और एक बात मान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा आराम से समझेंगे हम। मान लीजिए ये वाला भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे दिया, नहीं तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे दिया, मान लो, ये बात हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे दिया, तब हो सकता है आपको कंफ्यूजन यहाँ हो। देखो भाई यहाँ पर 60 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, और 2/4 और 5/10। देखिए 2/4 और 5/10, इसका अनुपात भी आपस में बराबर आ रहा है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। इस तरह आप कहेंगे समरूप है, लेकिन नहीं, यही आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो संगत भुजा है ये 60 डिग्री बना रही है, और इसकी संगत भुजा ये 60 डिग्री बना रही है। ये तो संगत है ही नहीं, ये तो अलग है। ये वाली भुजा तो अलग है भाई, ये थोड़ी 60 डिग्री बना रही। तो जो भुजा इस 60 डिग्री में शामिल नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे। तो ये 60 डिग्री में नहीं है, तो ये हम 5/10 नहीं करेंगे इसका अनुपात। ये हमारा 5 के नीचे ये वाली भुजा आएगी, और इसका अनुपात बराबर नहीं, इसलिए समरूप नहीं है। आप ऐसा कह देंगे। तो समझ में आ गई होगी कि जो भुजा मिल के कोण बनाएगी, उसी भुजा का अनुपात हम देखेंगे। अगर वो अनुपात बराबर है तो वो भुजा क्या है, समरूप है। अगर अनुपात बराबर नहीं है तो वो समरूप नहीं है। अब मुझे उम्मीद है आपको समरूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बाकी चीजों को हमने इरेज कर दिया है। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारी आकृति है, इसमें हमें क्या बताना है। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्या ये युग्म समरूप है कि नहीं है, और अगर ये समरूप है तो किस कसौटी से हमने इसे समरूप सिद्ध किया। उसके बाद समरूप सिद्ध करने के बाद अगर ये सिद्ध हुआ है, जिस कसौटी से ये सिद्ध हुआ, उसके बाद समरूप को हमें संकेत में दर्शाना है। देखिए संकेत तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको हल करके और हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो हमें जो चीज़ दिया गया है हम उसको लिख लेंगे। तो हमें देखिए क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है। देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 80 डिग्री, एंगल सी बराबर 40 डिग्री। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिसको हम दर्शा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एंगल ए को 60 डिग्री हमें दर्शाना है, तो हम बी ए सी लिख सकते हैं, या फिर सी ए बी, यानी जिसे हमें दर्शाना है हम उसको बीच में लिख देंगे। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल अगर हमें ए को दर्शाना है तो हम लिखेंगे ए को बीच में लिख देंगे, और इधर बी और इधर सी, चाहे इधर सी इधर बी, बस हमें ए को बीच में लिखना है। तो एंगल बी ए सी बराबर हमारा कितना है, तो 60 डिग्री। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते थे एंगल ए बराबर 60 डिग्री, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एंगल यहाँ पर हमें बी को बीच में करना है, तो ए बी सी कर दें, चाहे सी बी ए कर दें। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे बी जो हमारा बीच में वही देखेंगे, बी कितना है, तो 80 डिग्री है। फिर से हम देखें तो हमें एंगल सी जो मिल रहा है, यानी बी सी ए चाहे ए सी बी, तो एंगल ए सी बी हमारा कितना है, तो आप कहेंगे ये है 40 डिग्री। अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखें तो इस वाले त्रिभुज में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्यू पी आर चाहे आर पी क्यू, तो क्यू पी आर बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, यानी P को बीच में किया तो P वाला हम लेंगे। फिर लिखेंगे एंगल पी क्यू आर कितना है, तो आप कहेंगे पी क्यू आर हमारा है 80 डिग्री, क्योंकि इस बार हम Q को बीच में किए तो Q वाला कोण लेंगे। और फिर से एंगल हम कौन सा लेंगे, तो पी आर क्यू चाहे क्यू आर पी, तो क्यू आर पी कितना है, तो हम कहेंगे ये है
40 डिग्री। बस इतनी चीज़ें हमको दी गई है। अब इसमें हम त्रिभुज कौन सा लेंगे तो देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा कोण आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बराबर है, डायरेक्ट लिख देते हैं, एंगल ए बराबर है, देखिए एंगल ए 60 डिग्री और एंगल पी भी 60 डिग्री। तो एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और दोनों कितने डिग्री हैं तो 60 डिग्री है। ये चीज़ हमें क्लियर हुई यहाँ से। फिर हम लिख देंगे कि एंगल बी बराबर, एंगल बी जो हमारा जितना है, एंगल बी 80 है और एंगल क्यू भी 80 है। तो एंगल क्यू यानी कोण क्यू बराबर भी कितना होगा 80 डिग्री, यानी ये दोनों हमारा 80 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितना बी उतना ही क्यू और दोनों कितना है तो दोनों 80-80 हैं। फिर अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे देंगे एंगल सी बराबर कितना है तो एंगल सी यानी कोण सी बराबर है कोण आर। ये दोनों आपस में बराबर है और दोनों कितना है तो आप कहेंगे 40 डिग्री। यानी चाहे आप ऐसे लिख सकते थे बी ए सी लिख देते तो वो सारी बातें एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सब में एंगल मिल रहा है यानी सब में कोण मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो सभी के कोण आपस में बराबर हैं, यानी कि कोण ए, यहाँ पर एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर कौन सी कसौटी लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर पहले ये भी लिख देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं तो ए बी सी। अच्छा देखिए ए बी सी वाह। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का हम क्या नाम देंगे तो आप ऐसे तो कह देंगे, रैंडमली कह देंगे पी क्यू आर, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कौन सा, अगर ए हमने 60 डिग्री लिया है तो ए हमारा पहले 60 वाला पहले है, तो हम इसमें भी 60 वाले का ही पहला नाम लेंगे। तो 60 वाला पी है तो हम यहाँ पी नाम ले लिए। फिर हमने बी लिया यानी बी हमारा 80 डिग्री है, तो जिसमें 80 होगा उसको हम पी के बाद लिखेंगे। तो क्यू 80 है तो हम लिखेंगे क्यू, और फिर हमारा बच रहा है आर यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ऐसे हम इसको भी लिख देंगे, तब हम लिखेंगे एंगल पी इतना एंगल बी इतना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ए क्यों लिखे, ए हम क्यों लिखे, क्योंकि हमारा तीनों कोण बराबर है। एंगल समरूपता कसौटी से, या फिर हम इसको लिख देते कोण समरूपता कसौटी से। इस कसौटी से ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, वो समरूप है किस त्रिभुज के तो त्रिभुज पी क्यू आर, और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि ये जो हमारी दी गई आकृति है ये समरूप है। तो अब हम समय बिना गंवाए हुए बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन नंबर पहले के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ऐसे आकृति 3 को, ऐसे आकृति 4 को, यानी जितने भी क्वेश्चन इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको इरेज करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है उसमें देखिए हमें ये त्रिभुज जो दिया गया है, इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या चीज दी गई है तो इसमें हमें भुजाएं दी गई हैं। देखिए एक ए बी भुजा जो हमारी वो 2 सेंटीमीटर की है, ए सी भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर की है, बी सी है 2.5 सेंटीमीटर की। ऐसे इसमें देखें तो पी क्यू है 6 सेंटीमीटर और पी आर है 5 और क्यू आर है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी ऐसे मान लेते हैं। तो चलिए इसमें भी हम इसको सरल करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम अब इसमें हमें एक चीज देखनी है, कोण तो दिया नहीं गया। जब कोण नहीं दिया गया तो हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे, या तो सभी के कोण बराबर हो तब भी समरूप है, या फिर सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब भी ये समरूप है। तो चलिए अब कोण नहीं दिया गया तो हम भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। जैसे इस भुजा का अगर हम इससे अनुपात लगा दें, इससे इसका अनुपात लगा दें, इससे इसका अनुपात लगा दें, ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम 2 से 4 को भाग कर देंगे, 3 से 6 को भाग कर देंगे, इससे इसको भाग कर देंगे, ऐसे हम अनुपात इसका लगा लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भुजाओं का अनुपात क्या लिखेंगे कि ए बी, यहाँ पर त्रिभुज का हम नाम दे देंगे। देखिए त्रिभुज का नाम हम क्या देंगे, ए बी नाम दे रहे हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज। अब यहाँ हम अगर ए बी सी यानी ए बी वाली भुजा हम पहले 2 वाली ले रहे हैं, अब हमें 4 वाली लेनी है, इसमें 2/4 करनी है, तो हम क्या लिखेंगे क्यू आर त्रिभुज क्यू आर पी में। यहाँ से हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं तो त्रिभुज क्यू आर पी में। तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं
ए बी बटे में क्यू आर, ए बी बटे में क्यू आर। तो ए बी हमारा कितना है, तो ए बी हमारा है 2, क्यू आर कितना है, तो हम कहेंगे क्यू आर हमारा है 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि बी सी बटे पी आर। यहाँ पर बी सी और हमारा पी आर का जो अनुपात होगा उसको लिखेंगे कि बी सी बटे पी आर। तो बी सी कितना है, तो हम कहेंगे बी सी हमारा है 2.5, पी आर हमारा कितना है, तो पी आर है 5। अब क्या करेंगे हम, ये दशमलव में है तो इसको भी हम दशमलव में कर देंगे, एक जीरो बढ़ा के। दशमलव दशमलव कैंसिल, अब ये हुआ 25/50। अब 25 1 कम 25, 25 दूना 50। इसका भी कितना आया, तो इसका भी 1/2 आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारा और बचा है AC, AC भुजा बची है, और कौन सी भुजा बची है, तो PQ भुजा बची है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC बटे PQ, AC बटे PQ। तो AC कितना है, तो हम कहेंगे AC है 3 और PQ कितना है, तो PQ है 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब हम क्या देख रहे हैं कि AB बटे QR का मान 1/2 और BC बटे PR का मान भी 1/2 और AC बटे PQ का भी मान 1/2, यानी सबका जो अनुपात है वो 1/2 आ रहा है, यानी सबका अनुपात बराबर आ रहा है। अनुपात भी किसका बराबर आ रहा है, भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। तो भुजाओं को हम लिखते हैं अंग्रेजी में साइड। तो हम लिखेंगे कि अब तीनों भुजा है, तो देखिए चाहे इसको लिख दें भुजा भुजा भुजा, चाहे ऐसे लिख दें, चाहे हम लिख दें साइड साइड और साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम किस कसौटी का उपयोग करें, इसमें सारी साइडें हमने देखी है, तो हम लिखेंगे SSS समरूपता कसौटी से, चाहे भुजा 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 समरूपता कसौटी से। तो हम लिखेंगे SSS कसौटी से, कसौटी से, कसौटी से कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC, ABC समरूप है त्रिभुज किसके, QRP के, QRP। और यही हमें करना था, यानी हमारा ये भी युग्म क्या है, समरूप है। तो हमारी पहली आकृति का जो युग्म था वो भी समरूप था, और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था उसका भी युग्म क्या है, समरूप है। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर, तो देखिए अब हम आकृति 3 को भी समझ लेते हैं। देखिए 3 नंबर आकृति में भी हमें कहीं भी कोण नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमें कोण वाली कसौटी नहीं लगानी है। अगर लग सकेगी तो साइड वाली ही कसौटी लगानी, नहीं लगेगी तो ये समरूप ही नहीं है, तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमें सब कुछ दिया है, तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे इसको कि हम लिखें दिया है या ले हम इतना, ये सब इतना ऐसे करके ये सब हम नहीं करेंगे। हम सीधा डायरेक्ट इसको अनुपात में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम त्रिभुज का नाम कैसे देंगे, हमें ये बहुत जरूरी है सोचना। देखिए हम नाम उसी हिसाब से देंगे हम किसकी किससे तुलना करा रहे हैं। मान लीजिए हम इस MP को MP का 2 है और ED का 4 है, तो इसी को हम अगर 2 और 4 की तुलना करा रहे हैं तो हम इसका नाम देंगे त्रिभुज MP, और ये दोनों अगर हम नाम दिया है तो अब हमारा L त्रिभुज MPL का, और कोई भी नाम आप दे सकते थे, किसी और की तुलना करा देते तो उसका भुजा का नाम आप पहले लिख देते, ऐसे ही करना था। वह त्रिभुज, अब देखिए MP, अगर हम MP कितना है 2, अगर हम इसकी 4 वाले से करा रहे हैं तो हम लिखेंगे DE। अब देखिए PL हमारा कितना है, तो P और L वाला 3 है, और यहाँ देखिए D और F वाला हमारा 6 है। इसका मतलब हम अगर यहाँ DE नाम दे रहे हैं तब तो भाई हमारा DF मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको नाम देंगे ED। क्या नाम देंगे, ED नाम देंगे। तो त्रिभुज ED, और फिर हमारी एक भुजा बची F में, त्रिभुज ED F में। इसमें हम क्या करेंगे, अनुपात लगाएंगे, तो लिखेंगे MP बटे क्या, ED। तो MP हमारा कितना है, तो MP हमारा 2 है, और ED हमारा कितना है, तो ED हमारा 4 है। तो 2/4 लीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। इसका भी अनुपात 1/2 आया। अभी और इसमें हमें करना है, फिर हम देखेंगे इस वाली भुजा का PL का अनुपात, तो लिखेंगे PL बटे, अब PL का अनुपात हम किससे कर रहे हैं, देखिए PL इसका अनुपात हम DF से कर रहे हैं, यानी कि PL बटे DF, PL बटे
DF कितना होगा, तो PL हमारा 3 है और DF हमारा 6 है, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2 इसका भी आ गया। यहाँ तक तो अभी सब कुछ आपके हिसाब से ही चल रही है। चलिए अब यहाँ पर एक भुजा और बची हमारा, MP हो गया, PL हो गया, अब ML बचा। देखिए ED हो गया, DF हो गया, अब EF बचा, तो हम लिखेंगे ML/EF, ML/EF। तो ML हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 2.7 है, और EF कितना है, तो EF है 5। चलिए इसको आगे बढ़ाएं तो 2.1 अंक के बाद है, तो यहाँ भी दशमलव लगा के 0 बढ़ाएं, हटा देंगे। लो अब ये हो गया 27/50। लो अब कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं जिसमें 27 और 50 है, यहाँ तक सब 1/2 आया और यहाँ बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब इसका अनुपात बराबर नहीं है। और जिसके अनुपात बराबर नहीं है, प्रॉब्लम तो वही हो रही है कि अनुपात तो भाई सबके बराबर होने चाहिए। जब अनुपात बराबर होता तब तो एस समरूपता कसौटी लग जाती और उससे ये हमारा समरूप हो जाता। अब तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे कि भाई साहब कि MP/ED बराबर है किसके, PL/DF के, PL/DF। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो कि MP/ED का 1/2 आया और PL/DF का भी 1/2 आया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन तीसरा अलग ही तैर रहा है भाई, लो इसका तो बराबर है ही नहीं, तो ये बराबर नहीं है किसके, MEL/EF के, क्योंकि MEL/EF का मान दूसरा आ गया भाई, 27/50 आ गया, 1/2 नहीं आया। तो जब ये बराबर नहीं है, अतः दिया गया युग्म समरूप नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इसके आकृति 4 को, नहीं है, ठीक है। तो देखिए आकृति 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें एक चीज देखने को मिली, यानी कि सबसे अलग चीज इसमें दी गई। अभी तक जो हमने सवाल सॉल्व किए हैं उसमें या तो भुजा दी गई है और या तो कोण दिया गया है। इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें हमें दोनों चीजें दी गई, भुजा और कोण दोनों चीजें दी गई। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको लिखेंगे हल, और क्या करेंगे इसमें, अभी मैंने शुरू में आपसे बताया था कि हमें क्या देखना है, हमें एंगल के साथ साथ जो भुजा एंगल बनाती है हमें उसी भुजा से मतलब है कि जो दोनों भुजाएं मिलकर 70 बना रही हैं वही दोनों इसमें भी 70 बना रहे हैं। तो इसमें त्रिभुज का जो नाम देंगे वो त्रिभुज का नाम देंगे हम त्रिभुज NML व कौन सा त्रिभुज, तो थोड़ा इधर हम लिख देते हैं त्रिभुज NML व त्रिभुज। अब देखिए NM हमने दिया, NM नाम दिया वो 2.5 और हम यहाँ पर PQ नाम देंगे वो हमारा 5 है, तो हम इसको नाम देंगे PQ, त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो MN हम क्या लिखेंगे कि NM चाहे MN, तो लिखेंगे MN/MN की तुलना हम PQ से करें तो MN/PQ। चलिए MN कितना है, तो MN है 2.5, PQ कितना है, तो PQ है 5। इसको हम सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे, तो हम कहेंगे दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे और ये बराबर हो गया, दशमलव कैंसिल, ये हुआ हमारा 25/50, 25 एकम 25, 25 दूना 50, मतलब 1/2 हुआ ये। अब हम यहाँ पर फिर से, अब इसको हम निपटा चुके हैं, इसको अब हम इधर से चले यहाँ आए, बीच में रुके, यहाँ पर हमें कोण मिल गया 70 डिग्री, यहाँ से चले और यहाँ पर रुके 70 डिग्री का हमें कोण मिल गया। तो अब हम कोण की बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे कोण M बराबर है कोण Q, कोण M बराबर कोण Q। और ये क्या है, अच्छा ये इसकी जब हमने बात की तो ये हमारा क्या है, भुजा है। इसकी बात करी जब MN की और PQ की बात करी तो ये भुजा है, भुजा मतलब साइड, तो हम अंग्रेजी में S लिख देते हैं। अब हम कोण M बराबर कोण Q, ये दोनों हमारा कितना है, तो हम कहेंगे ये दोनों हमारा 70 डिग्री है। तो इसको हम लिख लेते हैं A, एंगल लिख लेते हैं, कोण, या फिर हिंदी में लिख देंगे कोण, या फिर अंग्रेजी में लिख देंगे A यानी एंगल।
यहाँ से फिर हम आए इधर यानी राइट साइड 5 डिग्री, और यहाँ से भी हम 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, और क्यू हमारा कितना 10। तो हम लिखेंगे ये हमारी रेखा कौन सी है, एम एल रेखा है। तो एम एल बटे ये हमारी कौन सी रेखा है, क्यू आर, एम एल बटे क्यू आर। तो एम एल कितना है हमारा, तो एम एल है 5, और क्यू आर कितना है, तो क्यू आर है 10। 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी ये कितना आया 1/2। मतलब कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात हमारा बराबर आ गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी त्रिभुज को समरूप करने के लिए कि उसकी भुजा का अनुपात बराबर आना चाहिए। मतलब इसका 1/2 आया है तो इसका भी 1/2, इसका 20 आता है तो इसका भी 20 आना चाहिए। तो ये क्या है, एम एल और क्यू आर क्या है, तो आप कहेंगे ये तो कोण नहीं है, ये क्या है, तो ये हमारा भुजा है, यानी कि ये साइड है। अब 3 चीजें आपको मिल गई, समरूप होने के लिए 3 ही जरूरत होती है, तो 3 चीजें मिली, साइड, एंगल, साइड। तो हम क्या लिखेंगे, एस ए एस कसौटी से, चाहे समरूपता कसौटी से, चाहे एस ए एस कसौटी से, ठीक है। एस ए एस यानी साइड, एंगल, साइड, भुजा, कोण, भुजा, कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हमारा एन एम एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर, यही हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें जो कहा गया, इसमें हमें सिर्फ यही चीज देखना है कि कोण तो हमें ऐसे दिया गया, लेकिन क्या जो भुजा कोण बना रही है, जिस भुजा के द्वारा ये कोण बन रहा है, क्या उसका अनुपात भी बराबर है। तो आप इस त्रिभुज में देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो भुजा बना रही है और ये जो भुजा दोनों मिलके कोण बना रहे हैं, और इसमें भी ये भुजा और ये भुजा मिलके कोण बना रही है। इसमें तो दोनों भुजा पता है, लेकिन इसमें दोनों नहीं पता, इसमें तो एक ही पता है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का नाम वगैरह नहीं देंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि कोण ए बराबर है, कोण ए बराबर है कोण एफ के, और दोनों कितने हैं 80 डिग्री। लेकिन जो संगत भुजाएं हैं, यानी जिससे ये कोण बना, क्या ये भी आपस में बराबर है। तो आप लिखेंगे कि ए बी का जो अनुपात होगा वो इससे होगा, तो ए बी बटे डी एफ, ये हमारा कितना है, तो हम कहेंगे 2.5 बटे में 5। मतलब इसको आप सरल करना जानते ही हैं, तो 2.5 दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटा देंगे, ये हो गया 25 बटे 50। तो 25 एक कम 25, 25 दूना 50, मतलब 1/2 इसका अनुपात आया। अब यहाँ पर तो हम एक चीज़ और लिखेंगे कि एंगल ए हमारा, ये तो हमने लिख दिया। अब 2 चीज़ें हमें मिल गई, अब हमें इसका अनुपात होना चाहिए और इसका अनुपात, ठीक है, पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि ए सी, कुछ लोग ऐसा लिख देंगे और यही गलती कर देंगे कि BC बटे EF कर देंगे 3/6, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि 1/2 ये भी आ गया। ऐसा नहीं, जिससे ये बन रहा है, ये कोण जिस भुजा से बन रहा है हम उसी का अनुपात लेंगे, ये कोण जिस भुजा से बन रहा है हम उसी का अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा AE, यहाँ पर होगा AC बटे कितना होगा, EF होगा। तो देखिए AC हमें पता है ही नहीं है, तो AC ऐसे रहेगा, EF हमारा 6, इसका मतलब इसका अनुपात हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि AC बटे EF बराबर नहीं है AB बटे DF के, AB बटे DF के, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुजों का यह युग्म समरूप नहीं है। तो त्रिभुजों का यह युग्म समरूप नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम इसके एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले हम इस वाले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो पहला का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है। इसमें हमें क्या किया गया है, हमें दिया गया कि एक कोण 80 डिग्री, एक कोण 70 डिग्री, इसमें हमको दिया गया एक कोण 80 और एक 30 डिग्री। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि चलो 80 वाला तो बात बन रही है, लेकिन एक 30 और एक 70 ये वाली बात कुछ सही नहीं लग रही। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे हल,
और एक चीज आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 180 डिग्री। तो हम दोनों त्रिभुजों में ये चीज कर लेंगे। हम लिखेंगे, देखिए हमें दो कोण पता है और तीसरा हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे इसमें दो कोण पता है, तीसरा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन तीनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए एंगल D कितना है हमारा, तो वो है 70 डिग्री, प्लस एंगल E कितना है, तो वो है 80 डिग्री, प्लस एंगल F कितना है, तो F हमको ज्ञात करना है, बराबर में 180 डिग्री। 70 और 80 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो वो होगा 150। तो यहाँ पर एंगल F जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो 180, ये दोनों जुड़ के 150 होगा और 150 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि एंगल F कितना होगा, तो आप कहेंगे एंगल F होगा 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल F हमने ज्ञात किया वो कितना है, 30 डिग्री। ऐसे इस वाले त्रिभुज में भी हम लगा लेंगे। हम यहाँ पर त्रिभुज हमने क्या लगाया, तो हमने लगाया त्रिभुज DEF में। अब हम ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज PQR में, इसमें हम क्या करेंगे, हमें देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा 180 डिग्री। तो कोण P तो हमको ज्ञात करना है, लेकिन Q हमें पता है, Q है 80 प्लस R हमें पता है वो है 30, बराबर में 180। अब P जो हमारा है वो ज्ञात ही करना है, बराबर में 180, और ये हमारा 80 और 30 110, 110 इस पार प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 110। तो यानी कोण P कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 में से 110 जाएगा, मतलब 70 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक कोण कौन सा है, तो ये वाला कोण हमारा कितना है, 70 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि सारे कोण आपस में बराबर है, यानी 70 70, 80 80, 30 30, ये सारी चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे कि एंगल D बराबर एंगल P बराबर कितना है, 70 डिग्री, एंगल E बराबर एंगल Q बराबर कितना है, 80 डिग्री, यानी हमारा जो कोण है वो दोनों कितने कितने डिग्री का है, तो 70 डिग्री का है। E कितने डिग्री और E और Q कितना है, तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों 80 डिग्री का है। कोण F और कोण R दोनों बराबर है, वो कितना है, तो 30 डिग्री का है। मतलब ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो तीनों कोण समरूपता कसौटी से। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ए समरूपता कसौटी से, क्योंकि ए ही कसौटी हम लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप है, थोड़ा इसको पोलियो लग गया, समरूप है किसके, देखिए D के सामने D और हमारा P आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे PE, तो E 80 है तो Q भी 80 है, यानी PQ और R। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही मतलब हमें यही सांकेतिक रूप में लिखना था। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ये चीज हमें दी गई है, हमें ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें हमें जो चीज दी गई है हम पहले वो लिखेंगे हल, और हमें आकृति भी यहाँ पर दी गई है। तो आकृति आपकी बुक में आकृति 6.35 दी हुई है। तो यहाँ पर जो हमें दिया है हम उसको लिख लेंगे कि दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज किसके, तो OBA के। ये चीज हमें दी गई है। और क्या दी गई है, तो कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण
यहाँ लिख देते हैं कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ये चीज़ हमको दी गई है, ये चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर पता है। तो अब हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, CPST के द्वारा, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो हमें इसमें बराबर दिया गया है, किसके द्वारा, CPST के द्वारा। तो ODC और OBA में जो कोण O का होगा वही कोण इसमें O का होगा, जो D का होगा वही कोण B का होगा, जो C का होगा वही कोण A का होगा इन दोनों त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ से हम लिख देंगे कि कोण, यहाँ पर O को बीच में रख देंगे यानी COD, ठीक है। तो O को बीच में रख देंगे, COD हमारा कहाँ है, तो COD ये वाला कोण COD बराबर होगा किसके, O को हम इसमें बीच में कर देंगे AOB के। देखिए अब इसमें हमें AOB के बराबर ये वाला कोण। एक चीज़ हम याद कर सकते हैं इसमें, क्या, वो हम ये याद कर सकते हैं कि ये जो हमारा कोण है ये वाला COD, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो आपको पता है एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, तो 180 डिग्री। तो 125 ये है, और अगर हम इससे यहाँ पर इसको मिला दें तो यहाँ से चली और यहाँ पर रुक गई, तो यहाँ से चली यहाँ पर, मतलब एक सीधी रेखा बन रही, और सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण होता है। तो यानी कि इसमें कितना कम है, तो हम कहेंगे कोण COD जो हमारा होगा, कोण COD जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा 180 में से हम क्या करेंगे, इस वाले कोण को घटा देंगे, क्योंकि हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो हम पूरा 180 है, यहाँ से गए यहाँ तक तो 180 है, और 180 में ये वाला 125 है, तो जो बच रहा है वो ये वाला है, मतलब कि 180 में से हम 125 ये वाला घटा देंगे, तो लिखेंगे -125। तो अब हम क्या करेंगे, कोण COD जो है उसको हम घटा देंगे, 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा 55 डिग्री। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या करके COD को हम लिख सकते हैं कोण DOC, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, O को बीच में हमें रखना है बस। तो DOC बराबर कितना डिग्री, तो 55 डिग्री। तो एक आंसर तो हमें मिल गया भाई, क्योंकि हमें DOC तो ज्ञात करना था, तो ये चीज़ हमें पता हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें ज्ञात करना है कोण DCO। देखिए कोण DCO ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। अब आपको पता है एक कोण 70 डिग्री, एक कोण ये वाला हमारा कितना हो गया, 55 डिग्री। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये आपका त्रिभुज ही है, कोण ये वाला त्रिभुज ही है, और इस त्रिभुज में दो कोण हमें पता चल गया। तो आपने पढ़ रखा है कि जब दो कोण पता हो तो तीसरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि किसके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण ODC प्लस कोण DCO या OCD, हमें क्या ज्ञात करना है, कोण DCO प्लस कोण DOC, यानी एक एक बार हम सबको बीच में करेंगे। एक बार हमने D को बीच में किया, एक बार हमने C को बीच में किया, एक बार हमने O को बीच में किया, इन तीनों को बीच में कर, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। यहाँ पर हम कारण लिख देंगे क्या, कि त्रिभुजों का कोण योग गुण, हम लगा रहे हैं त्रिभुजों का कोण योग गुण, ये चीज हम लगा रहे हैं, ठीक है। त्रिभुजों का कोण योग गुण हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो कोण ODC कितना है, तो आप कहेंगे देखिए ODC हमारा 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री प्लस कोण DCO कितना है, तो DCO यानी C बीच में आ रहा है, मतलब ये हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण DOC कितना है, तो DOC यानी ये हमारा 55 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया है, बराबर में 180 डिग्री। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 70 और 55 को, यानी कि कोण हमारा बच रहा है DCO बराबर में 180, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे ये होगा 125, और 125 उस पार जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो कोण DCO कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा,
55 बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। दो आंसर हमने प्राप्त कर लिया, DOC भी ज्ञात कर लिया और DCO भी हमने ज्ञात कर लिया। करना है कोण OAB। कोण OAB हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए OAB यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि OAB हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो OAB हमारा जितना होगा, कोण OAB जितना होगा, हम समरूप वाले में देख लेते हैं। तो जितना OAB होगा उतना ही हमारा क्या होगा, OCD होगा। देखिए हम लिखेंगे कि कोण OAB बराबर, कोण किसके होगा, तो कोण OAB हमारा, यहाँ OAB जो हमारा बराबर होगा, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं OAB, OAB फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे समझते हैं। तो OAB जो हमारा होगा वो OCD के बराबर होगा। तो OCD के बराबर हो, क्यों, क्योंकि CPST के द्वारा, CPST के द्वारा ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमें ये पहले से ही समरूप दिया गया है और समरूप के कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कोण OAB जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे OCD हमारा कितना है, तो हम कहेंगे OCD है, यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 55 डिग्री। कहाँ पे ज्ञात किया है, तो यहाँ पर हमने ज्ञात किया है OCD। OCD देखिए C बीच में है, तो चाहे DCO चाहे OCD, तो OCD हमारा कितना है 55 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 55 डिग्री। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो हमने एक समलंब आकृति बना ली है। आप भी जानते हैं समलंब आकृति में दो भुजाएं क्या होती हैं, मतलब दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और दो समांतर नहीं होती। देखिए इन दोनों को हमने समांतर बनाया और इसको नहीं बनाया, क्योंकि इसने हमें AB समांतर CD कहा तो हम AB यही नाम रखेंगे, इसलिए इसने कह भी दिया। नहीं तो हो सकता था हम लोग AB इधर CD इधर रख देते, तो इसने ये कहा कि AB समांतर CD करना है यानी DC करना है, तो हमने AB और DC को समांतर में बना दिया। फिर इसने कहा विकर्ण, तो हमने विकर्ण भी खींच दिया और O पर प्रतिच्छेद भी कर रहा है। अब इसमें जो इसने कहा दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करिए। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी हम किस में सिद्ध करेंगे, तो हम जो समांतर रेखा है उसी में, यानी AB वाली आना चाहिए और CD आना चाहिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लेंगे। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे कि जो दिया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो AB दिया है कि AB समांतर DC, AB समांतर DC हमें दिया है। और यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है हम लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ये चीज़ हमको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, AOB, त्रिभुज AOB व त्रिभुज, अब AOB हमने लिया और हम COD, त्रिभुज COD में। अब AOD और हम AOB और COD में हम क्या लगाएंगे, तो हम देख रहे हैं जब हमारी ये रेखा समांतर है तो यहाँ से विकर्ण हमेशा समलंब आकृति में विकर्ण हमेशा तिर्यक रेखा का काम करता है। तो आपको पता है तिर्यक रेखा क्या होता है, एकांतर कोण बना देता है। यानी समांतर जो हमें यहाँ ये भुजा समांतर दी गई है उसको तिर्यक रेखा अगर काट रहा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये चीज़ इसमें क्लियर है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, यानी कोण ABO, कोण ABO बराबर होगा कोण किसके, तो ABO बराबर होगा CDO के, कोण CDO। क्यों होगा, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण। ये हमारा कौन सा कोण है, तो एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि ये हमारा समांतर था, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा का काम
कर रहा है। तो एकांतर कोण, एक कोण हमें मिल गया। अच्छा, समरूप सिद्ध करने के लिए बस 2 ही कोण काफ़ी होते हैं। अगर 2 कोण तुमने बराबर ला दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक कोण हमें मिल गया, एक कोण और देखना है। 2 कोण अगर आपने बराबर सिद्ध कर दिया तो वो ए तीसरा तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। अगर 2 कोण मान लीजिए, एक 30 का है एक 50 का है, तो आपको फिक्स है कि तीसरा 100 होगा। तो 2 कोण अगर बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 3A लाएं, यानी 3 एंगल सिद्ध करें। तो एक हमें कोण पता हो गया, एक और हम देख लेते हैं। तो AOB जो हमारा है, AOB और COD में, तो AOB और COD में आप देख रहे हैं, आपने एक कोण पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। मतलब ये दोनों देखिए, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ से आमने सामने है, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण हम कारण लिख देंगे कि कोण AOB बराबर है कोण किसके, COD के, COD। ये क्या कारण है, तो ये कारण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, तो ये किस कसौटी से सिद्ध हुआ, किस कसौटी से, तो हम लिखेंगे AA कसौटी से, AA कसौटी से। त्रिभुज कौन सा था, तो त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज किसके, COD के, COD। अब जब ये समरूप है तो समरूप त्रिभुज के कोण तो बराबर होते हैं, साथ ही साथ अनुपात भी बराबर होते हैं। तो अनुपात का क्या कंडीशन है, हम लिखेंगे कि AO, ये दोनों AO जो हमारा होगा ये बराबर होगा CO के। AO का अनुपात और CO का अनुपात सेम होगा, तो AO बटे CO, चाहे OA बटे OC लिख दें, ऐसे लिख दें जैसा इसमें लिखा है, और आसान, इसको पहले बाद में तो लिख ही सकते हैं। तो हम ऐसा लिख देंगे OA बटे OC बराबर होगा किसके, तो हमें अब ये वाली 2 OB और DO, OD चाहे, अब यहाँ पर लिखेंगे OB बटे OD, तो लिखेंगे OB बटे OD किसके द्वारा, तो लिखेंगे CPST के द्वारा, CPST के द्वारा। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। मतलब ये आपस में समरूप है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS ये छोटा वाला त्रिभुज TQR के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, जो हमें दिया है पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमें कहा गया QR बटे QS, तो देखते हैं QR बटे QS, ये सही है। मतलब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा QR और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा QS, एक भुजा हमें मिल गई। दूसरा इसने कहा QT बटे PR, QT बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, और PR इसने कह दिया इसको PQ कहना चाहिए। PQ होता तो बात सही थी, लेकिन इसने तो PR कह दिया। तो यहाँ पर इसने हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी कर दी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस सवाल को भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें दिया है, तो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि QR बटे QS बराबर QT बटे PR, ये चीज़ हमें दी गई है। दूसरा ये हमें दिया गया कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज PQS के समरूप है त्रिभुज TQR, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोण 1 और कोण 2 जो हमें दिया, इसी से हम ये वाली भुजा प्राप्त करेंगे। बस हमें यहाँ पर QT तक तो सही है, लेकिन PR जो आ गया ये फालतू आ गया। PR की जगह हमें PQ लाना है। तो PQ लाने के लिए हम इसी से कुछ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम कोण 1 और कोण 2 जो हमें बराबर दिया गया, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो कोण 1 और कोण 2 को देखें तो ये वाली लाइन हम मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। तो कोण 1 कोण 2 देखें तो हम इतने त्रिभुज को ले रहे हैं, तो ये वाला त्रिभुज आ रहा है PQR। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में इसमें हमें कहा गया कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज़ हमें क्या है पहले से दी है, तो हम लिख देंगे दिया है।
अब आपको पता है त्रिभुज के बारे में कि जो भी कोण बराबर होता है उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो कोण 1 के सामने भुजा है PR और कोण 2 के सामने भुजा है PQ। तो कोण 1 के सामने भुजा है PR, तो यहाँ पर हम लिखेंगे PR, और कोण 2 के सामने भुजा है PQ, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ। बस इतनी सी बात, बाकी हम ये लाइन ऐसे खींच देंगे जो हमने मिटाया था। अब ये चीज हम यहाँ रख देंगे, PR की जगह हम PQ रख देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि QR बटे में क्या था QS और बराबर में था QT बटे PR। जबकि देखिए QR बटे QS, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा QR और छोटे वाले की QS, और यहाँ QT बड़े वाले त्रिभुज की और छोटे वाले की थी PQ, तो PQ थी नहीं, तो PQ की जगह हम PR की जगह क्या रखेंगे, PQ। ये हमने अभी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे QR बटे QS बराबर QT बटे PR की जगह हम रखेंगे PQ। बस अब बात सही है, बिल्कुल जम रही है कि QR बटे QS, तो एक भुजा ये बराबर और दूसरी QT बटे PQ, इन दोनों का भी अनुपात बराबर, यानी दो भुजा हमें मिल गई। दो भुजा, दोनों त्रिभुज की दो भुजा बराबर है। कहीं से हम एक भुजा प्राप्त कर ले या फिर कोई कोण प्राप्त कर ले तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, यानी एक साइड और एक साइड, दो साइड हमें मिल गई, भुजा मतलब दो साइड मिल गई। लिखेंगे त्रिभुज PQS व त्रिभुज TQR में, क्योंकि हमें इसी में काम करना है, इसी को सिद्ध करना। इसमें हमें साइड तो मिल गई, एक साइड ये मिली QR बटे QS बराबर QT बटे PQ। अब ये हमें QR और QS एक साइड मिल गई और QT बटे PQ दो साइड मिल गई, साइड और साइड, या फिर भुजा भुजा हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब बीच में हम अगर देखें तो PQS और TQR में एक कोण हमें मिल रहा है जो कि Q है, वो दोनों में आ रहा है। देखिए PQS इसमें भी Q आया, TQR इसमें भी Q आया, तो लिखेंगे कि कोण Q बराबर कोण Q, ये दोनों में है तो इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब बात बन गई। देखिए यहाँ से चलेंगे तो साइड, फिर यहाँ कोण आया यानी एंगल, फिर यहाँ साइड, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, यस समरूपता कसौटी से क्या है, तो त्रिभुज PQS के समरूप है त्रिभुज TQR, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ के समरूप त्रिभुज RTS है। तो ये चीज़ हमें दर्शाना है, और इसमें हमें कहा गया एक त्रिभुज है वो PQR है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे PQR। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया PQR। अब PQR में इसने कहा PR और QR पर, PR और QR पर, तो यहाँ अगर हम PQR एक त्रिभुज रखें तो इसमें हमें कहा गया कि PR यानी PR ये वाला भुजा PR और QR मतलब ये वाली भुजा, इस पर क्रमशः बिंदु S और T हैं। मतलब मान लो यहाँ और यहाँ एक बिंदु है, तो PR पर बिंदु है S, PR पर बिंदु है S और QR पर बिंदु है T, यानी QR पर बिंदु है T, तो ये बिंदु है। अब स्थित है कि P बराबर कोण RTS है, यानी इसको अगर हम यहाँ मिला दें, अब इसने क्या कहा कि कोण P जो है, ये वाला जो कोण है ये बराबर है RTS के, यानी RTS के, मतलब इस कोण के बराबर है। मतलब ये वाला और ये वाला कोण आपस में क्या है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ के समरूप त्रिभुज RTS है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिखेंगे हल। लिखेंगे क्या कि त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में,
तो आर पी क्यू और आर टी एस में हम देखेंगे, आर पी क्यू और आर टी एस में, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कोण P जो है वो बराबर है कोण आर टी एस के। ये चीज़ हमें पहले से क्या है, तो ये चीज़ हमें दिया है, ठीक है। कोण P और कोण आर टी एस हमारा ये तो हमारा बराबर है, ये चीज़ इसमें पहले से बताई गई है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आर पी क्यू और आर टी एस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आर से शुरू होगा आर पी क्यू, यहाँ से शुरू हुआ आर पी क्यू, इस त्रिभुज की बात हुई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिला आर। दूसरी बात अगर करी जाए आर टी एस, तो आर टी एस मतलब इसमें भी आर आ रहा है। दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो दोनों में आर आ रहा है, मतलब आर दोनों में, बड़े वाले त्रिभुज में भी और छोटे वाले त्रिभुज में, दोनों में क्या आ रहा है, तो आर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कोण आर बराबर कोण, ऐसे लिख देते हैं कि कोण आर बराबर कोण आर, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये दोनों में है तो उभयनिष्ठ। अब दो चीज़ हमें मिल गया, एंगल हमें दोनों में मिल गया, तो हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, यानी कोण हमें मिल गया तो यह लिख देंगे कोण कोण, या ए समरूपता कसौटी से। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू के समरूप है त्रिभुज आर टी एस। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, मतलब ए बी और ए सी डी आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम आप समझ चुके हैं क्लास 9th में कि जिसके सभी पार्ट आपस में क्या हो, बराबर हो। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये हमें दर्शाना है। देखिए ए बी ई जो हमारा है, ये ए बी ई यानी यहाँ से ये वाला त्रिभुज, और ए सी डी अगर हम अलग यहाँ पर बना लें तो हमारा बनेगा एक ये त्रिभुज, ऐसे बनेगा। ये हमारा त्रिभुज है ए बी और ई। इस पार्ट को हमने यहाँ से ऐसे, इस वाले पार्ट को यहाँ निकाल लिया है ए बी ई। और एक त्रिभुज ए सी डी यानी कि इस वाले पार्ट को हमने ऐसे क्या किया है, यहाँ से निकाल लिया। ये हमारा है ए सी और ये डी, ये आपस में सर्वांगसम है, मतलब इसके सभी अंग आपस में क्या है, समान है। ये आप समझ चुके हैं। तो सर्वांगसम की विशेषता ये होती है कि उसके सभी भुजा और सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम से हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमें दिया है, लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है और क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ये चीज़ हमें सर्वांगसम दी गई है। जब ये सर्वांगसम दी गई है तो हम कह सकते हैं कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर है, यानी ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, और बी ई बराबर सी डी के, और ए ई बराबर ए डी के, यानी ए ई बराबर ए डी के। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे ये है CPST के द्वारा, CPCT के द्वारा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि इसके सभी पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। हमने दो ही भुजा ली क्योंकि हमें इसमें दो भुजा की जरूरत है। तो ये चीज़ हमें यहाँ मान लीजिए, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हमें जो सिद्ध करना, हम उस त्रिभुज में चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD बटे AE, इस भुजा का अनुपात हम करेंगे AD बटे AE बराबर लिखेंगे AB बटे AC। अब हम इसको क्या करें, हम देखिए AD जितना है उतना ही AE है, तो हम किसी एक को बदल के लिख दें क्योंकि अनुपात हमें यहाँ देखना है। तो हम लिख देते हैं AB जो है, AB की जगह हम AC लिख देंगे और AE की जगह हम AD लिख देंगे। तो AD हमारा ऐसे ही रहेगा और AE की जगह हम क्या लिख देंगे, AD बराबर AB हमारा ऐसे ही रहेगा और AC की जगह हम क्या लिख देंगे, AB।
अब इसको काट देंगे तो सब क्या आ जाएगा, 1 1, यानी कि 1 आया हमारा। इसका मान क्या आया, 1, मतलब जो इसके अनुपात हैं वो बराबर। जब इसके अनुपात बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, अनुपात यहाँ हमने बराबर ला दिया, मतलब ये जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हमने सिद्ध किया है तो हमें कोण भी बराबर मिलना चाहिए। चलिए अब हम कोण की बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे ADE में, ADE में ए से शुरू किया, और ABE में, ABC में, ABC, मतलब दोनों में ए का हम कहीं ना कहीं जिक्र दोनों में कर रहे हैं, यानी चाहे ADE की बात करें चाहे ABC की बात करें, दोनों में ए आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल A, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन, तो ये उभयनिष्ठ है। बस अनुपात बराबर और एक कोण बराबर हो तो वहीं तो हमारा ये क्या होता है, कोण भी बराबर अनुपात भी बराबर, तो ये क्या है, समरूप है। अगर ऐसे बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो इधर वाली भुजा है AD और AE की, यानी इस भुजा की और इस भुजा की बात करें, अगर छोटे वाले त्रिभुज में बात करें तो ये भुजा, और बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो ये बड़ी वाली भुजा, यानी साइड और फिर एंगल फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड, SAS। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE के समरूप है त्रिभुज कौन सा, ABC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 हमने पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो क्वेश्चन 6 तक हमने सॉल्व कर लिया, बाकी बचे सवाल हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।